हेलो बच्चों, नमस्ते। वेलकम टू दिस अमेजिंग सेशन। आज हम लेके आए हैं आपके लिए फ्रिक्शन की एक मास्टर क्लास। फ्रिक्शन पे जो सवालों में गलतियां कर रहे हैं बच्चे, वो आज आपको सिखा देंगे। इस क्लास के बाद आप फ्रिक्शन में कभी गलती नहीं करेंगे। आज हम स्टैटिक और काइनेटिक फ्रिक्शन पे बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होंगे। पिछले सालों में जेईई मेंस में जो पीवाईक्यूज आए हैं, वो हर टाइप हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आइए बच्चों, स्टार्ट करते हैं। कंप्लीट लर्निंग के लिए लेक्चर पूरा देखिएगा और फिर मार्क्स ऐप पे जाके आप प्रैक्टिस कीजिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन कर लीजिए जहां पे आपको नोट्स मिलेंगे। मैं हूं अजीतुल्ला, बीटेक फ्रॉम आईआईटी बॉम्बे, आपका फिजिक्स मेंटर। आइए बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, स्टैटिक फ्रिक्शन की कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बातें। स्टैटिक फ्रिक्शन बेटा सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स होता है। ये सबसे ज्यादा जरूरी बात है जो बच्चे अक्सर भूल जाते हैं। सुनिए मेरी बात। फ्रिक्शन की वैल्यू बच्चों को याद होता है म्यू इंटू एन। अब देखिए, स्टैटिक फ्रिक्शन में मैक्सिमम वैल्यू होती है म्यू एस इंटू एन। म्यू एस क्या है? कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। अब ये बेटा मैक्सिमम वैल्यू होती है, यानी जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो 0 से लेके म्यू एस एन तक कुछ भी हो सकता है। जरूरत के हिसाब से स्टैटिक फ्रिक्शन लगता है। चेक करना पड़ता है कि इसकी जरूरत कितनी है, कितना लगाएंगे। हर बार म्यू एस एन लगा देना गलत हो जाता है ना। आइए पढ़ते हैं। तो इट इज अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स, इट डज नॉट हैव अ फिक्स्ड मैग्नीट्यूड, instead it dynamically changes to perfectly balance any external force that causes motion। ठीक है, ये कब? जब ब्लॉक ऑन ग्राउंड है तब। जब ब्लॉक ऑन ग्राउंड है, ठीक है, तो आपका जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो एक्सटर्नल फोर्स के बराबर रहने की कोशिश करता है, ब्लॉक को चलाने से बचाने के लिए कोशिश करता है। अगर दूसरे केसेस होंगे तो वहां पे भी अकॉर्डिंग टू द नीड फ्रिक्शन लग रहा होगा। अब ये फ्रिक्शन आपकी नीड क्या है? सबसे पहले तो ये समझे ना, नीड क्या है। देखो, ये क्यों लगता है? ये रिलेटिव मोशन जब नहीं हो रहा है, स्लिपिंग जब नहीं हो रही, तब लगता है। तो लगता क्यों है? रिलेटिव मोशन को रोकने के लिए। रिलेटिव मोशन यानी स्लिपिंग को रोकने के लिए। तो आप देखिए, इट अपोजेस दी टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन। ये रिलेटिव मोशन की टेंडेंसी को अपोज कर रहा होता है। अब सुनना मेरी बात। सोचो एक ब्लॉक यहां पे रखा हुआ है, तो जब तक ब्लॉक स्लिप नहीं करेगा ना, तब तक यहां पे स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा। जब ब्लॉक रुका हुआ है ना, तब जो फ्रिक्शन है वो स्टैटिक फ्रिक्शन है। अब आप कहोगे सर ब्लॉक रुका हुआ है तो फ्रिक्शन क्यों? क्योंकि ये फोर्स लगाया ना, फोर्स लगाया तो क्या हुआ? एक टेंडेंसी आ गई चलने की, वो टेंडेंसी स्लिपिंग की अपोज करने के लिए ये लगता है। अब सोचो एक ब्लॉक के ऊपर दूसरा ब्लॉक है। ये मल्टीपल ब्लॉक सिस्टम में हम एक और केस अभी वीडियो लेके आएंगे मल्टीपल ब्लॉक सिस्टम पे डेडिकेटेड, वो भी देखिएगा। आइए, मल्टीपल ब्लॉक सिस्टम में जब दोनों साथ चल रहे हैं तो इनके बीच में रिलेटिव मोशन नहीं है, तब इनके बीच में स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा। ठीक है, प्योर रोलिंग में स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा, इम्प्योर रोलिंग में काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। तो फ्रिक्शन स्टैटिक कब लगेगा? जब स्लिपिंग नहीं हो रही है। इसकी वैल्यू 0 भी हो सकती है। अरे जब एक्सटर्नल फोर्स ही नहीं है तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी। यस, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज क्या है? सेल्फ एडजस्टिंग नेचर। इसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड जरूरत के हिसाब से बदल सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन मतलब मैक्सिमम वैल्यू म्यू एस इंटू एन। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन को लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं। ये कब लगता है? ये तब लगता है जब स्लिपिंग जस्ट अबाउट टू स्टार्ट है। स्लिपिंग, रिलेटिव मोशन जस्ट अबाउट टू स्टार्ट है। ठीक है, इट कम्स इनटू प्ले प्रिसाइसली व्हेन रिलेटिव मोशन इज जस्ट अबाउट टू स्टार्ट या फिर ऑन द वर्ज ऑफ स्लाइडिंग है। यस, कोफिशिएंट कंपैरिजन। देखिए, स्टैटिक फ्रिक्शन का कोफिशिएंट काइनेटिक फ्रिक्शन के कोफिशिएंट से थोड़ा सा ज्यादा रहता है, क्योंकि जब स्टैटिक था तब बॉन्डिंग आपस में, जो सरफेसेस की बॉन्डिंग थी वो हो गई थी। जैसे ही आपने वो चलाया तो बॉन्डिंग थोड़ी सी टूटेगी, तो कोफिशिएंट काइनेटिक का थोड़ा सा कम होगा। स्टैटिक का फ्रिक्शन काइनेटिक के कोफिशिएंट से ज्यादा होता है। वेरिएबल डायरेक्शन, डायरेक्शन जरूरत के हिसाब से आप बदल सकते हैं। काइनेटिक की जब हम बात करें तो काइनेटिक का सेल्फ एडजस्टिंग नहीं है, इसकी वैल्यू फिक्स है। कितनी? म्यू के
इंटू एन। अगर आपको म्यू एस म्यू के अलग अलग दिया हो तो अलग अलग लेना है, अगर एक ही म्यू दिया हो तो दोनों म्यू एस म्यू के सेम ले लीजिएगा। क्वेश्चन टू क्वेश्चन देखेंगे। इसकी वैल्यू फिक्स है म्यू के इंटू एन। अगर स्लिपिंग हो रही है, रिलेटिव मोशन हो रहा है, तो फ्रिक्शन बस इतना लगेगा, ये बात तय है। कंडीशन फॉर एग्जिस्टेंस, रिलेटिव मोशन जब हो रहा है तब ये लगता है, ठीक है, और रिलेटिव मोशन को ये अपोज करता है। देखिए ये कहना गलत हो जाता है कि फ्रिक्शन मोशन को अपोज करता है, ये स्टेटमेंट नहीं सही है, ये स्टेटमेंट सही है। मोशन नहीं, रिलेटिव मोशन। फ्रिक्शन रिलेटिव मोशन को अपोज करता है, ये ध्यान रखना। आगे चलते हैं, और जब स्लिपिंग हो रही है तो इसकी वैल्यू म्यू क्या एन होगी, 0 नहीं होगी। अब हम सवालों का सिलसिला चालू कर रहे हैं एकदम रैपिड फायर में, फटाफट से जल्दी जल्दी सारे सवाल करते जाइए। कॉपी पेन उठा लीजिए और मैथ से पहले करने का ट्राई कीजिएगा। आइए देखिए पहला सवाल आपके सामने, यहाँ पे आपको बोला है टेंशन का ग्राफ बनाना है। अब देखिए एक ब्लॉक था, रेस्ट पे था, फ्रिक्शन है म्यू एस, रस्सी से बांध रखा है वॉल से, और उस पे फोर्स लगाना चालू किया। धीरे धीरे आप फोर्स को बढ़ाते जा रहे। तो बताइए टेंशन का ग्राफ कैसा होगा। यस, आओ देखो मैं बताता हूं, सुनना मेरी बात। पहले स्टार्टिंग में आप मानिए कि टेंशन 0 है, यानी रस्सी में स्लैग था, ठीक है, रस्सी में लूज थी, रस्सी स्लैग था। अब आप बताओ जब आपने फोर्स लगाना चालू किया तो पहले फ्रिक्शन आएगा कि पहले टेंशन आएगा। बच्चों यहाँ ध्यान रखना, फ्रिक्शन यहाँ पे टेंशन से जल्दी लगेगा, फ्रिक्शन मोर इंस्टेंटेनियस है, फास्टर लगेगा। यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे आपकी इंटरलॉकिंग है। यस, तो जब तक ब्लॉक इंटरलॉकिंग तोड़ के आगे बढ़ने की टेंडेंसी में नहीं आएगा तब तक वो रस्सी को खींच नहीं रहा है, रस्सी को खींचने की टेंडेंसी नहीं आएगी। तो रस्सी खींचेगी कब, जब ब्लॉक चलेगा। ब्लॉक चलेगा कब, जब फ्रिक्शन ओवरकम हो जाएगा। तो ये यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग थी कि जब आपका फोर्स म्यू एस एन के बराबर नहीं हो जाता तब तक टेंशन 0 ही रहेगा। आई बात समझ में। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद फोर्स आगे, फ्रिक्शन पीछे और टेंशन पीछे। अब देखिए रस्सी है तो वो अभी ये नहीं मान रहे कि रस्सी ब्रेक हो गई, तो रस्सी के कारण ब्लॉक वॉल से बंधा हुआ है, चल नहीं पाएगा, तो आप एक्सीलरेशन 0 बोलेंगे। तो ये आपका टेंशन होगा फोर्स माइनस फ्रिक्शन। यस, और फ्रिक्शन यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, मैक्सिमम आपकी वैल्यू लग जाएगी। एम आई राइट बच्चों। अब ये जो वैल्यू है टेंशन की, ये देखिए फोर्स के साथ लीनियरली वेरी कर रही है, तो ये फोर्स के साथ लीनियरली बढ़ने लगेगा। एम आई राइट बच्चों। तो ये आप ध्यान रख लेना कि फ्रिक्शन के साथ टेंशन का यहाँ पे ये एक्सप्रेशन है, ठीक है, तो लीनियरली उसके बाद इंक्रीज होने लग गया। ये हो गया ग्राफ। आगे बढ़ते हैं अगले सवालों पे फटाफट से। अगला सवाल देखिए, एक्सीलरेशन वर्सेस फोर्स का ग्राफ दिया है। ये ग्राफ देखिए कंटिन्यूअस ग्राफ है। यहाँ पे देखिए ग्राफ जो है ये कंटिन्यूअस ग्राफ है, 0 से ही शुरू हो रहा है। अगर बेटा आपने ग्राफ की पढ़ाई करी हो तो आ जाओ मैं आपको बताऊं, यहाँ पे जो ग्राफ बनता था फ्रिक्शन का, वो फ्रिक्शन का ग्राफ कुछ इस प्रकार से बनता था, और एक्सीलरेशन का जो ग्राफ बनता था वो ग्राफ नॉन कंटिन्यूअस ग्राफ था, इस तरीके से। क्योंकि फ्रिक्शन अचानक से कम होता था काइनेटिक में, तो एक्सीलरेशन अचानक से बढ़ जाता था। ये ग्राफ हम कब बनाते थे, जब म्यू एस म्यू के से बड़ा था और अलग अलग म्यू आपको दिए थे। अगर म्यू एस और म्यू के सेम मान लिया जाए बेटा, तो फ्रिक्शन का ग्राफ इस तरीके से होगा और फिर कांस्टेंट हो जाएगा, कम नहीं हुआ ना, क्योंकि काइनेटिक यहाँ पे लिमिटिंग के बराबर है, और एक्सीलरेशन का ग्राफ भी 0 से ही शुरू होगा। यस, यहाँ पे एक्सीलरेशन का ग्राफ 0 से शुरू हुआ है, इसका मतलब मुझे ये पता है कि एक ही म्यू मुझे लेना है। अब यहाँ पे फोर्स जब तक 4 न्यूटन नहीं हो गया तब तक एक्सीलरेशन 0 था। देखो एक्सीलरेशन कब तक 0 था, जब तक फोर्स 4 न्यूटन नहीं हो जाता। तो फोर्स इक्वल टू 4 न्यूटन पे आप क्या बोलोगे कि ब्लॉक जो है जस्ट अबाउट टू स्टार्ट है ना, ब्लॉक यहां से जस्ट चलने ही वाला है। तो आइए, अब ब्लॉक ऑफ अननोन मास इज एट रेस्ट, हॉरिजॉन्टल फोर्स इज अप्लाइड,
और आपको बोला है ब्लॉक जस्ट अबाउट टू स्टार्ट है, इसका मतलब यहाँ पे लिमिटिंग फ्रिक्शन, तो 4 इक्वल टू म्यू एस और नॉर्मल mg के बराबर mg। ये आपके पास एक पहली इक्वेशन बनी। अब आपको दूसरी इक्वेशन भी चाहिए, ठीक है। आपके पास मास भी नहीं है, म्यू भी नहीं है, दो वेरिएबल दो इक्वेशन लगेगी। दूसरी इक्वेशन देखो कैसे बना रहे हैं। यहां पे कोई भी पॉइंट ले लीजिए, सपोज ये ले लीजिए पॉइंट, तो यहां पे देखिए फोर्स जब 8 था तो एक्सीलरेशन कितना था 2। इससे इक्वेशन बन जाएगी कैसे, फोर्स आगे फ्रिक्शन पीछे एक्सीलरेशन आगे, तो फोर्स माइनस फ्रिक्शन इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन बेटा। यस, फोर्स कितना 8 माइनस फ्रिक्शन म्यू इनटू नॉर्मल, यानी वो म्यू mg हो जाएगा इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। अब म्यू तो एक ही है तो म्यू mg 4 था ऊपर से, तो 8 माइनस 4, 4 इक्वल टू 2m, और मास यहां से देखो बेटा आ गया 2 kg। आई बात समझ में, और मास की वैल्यू यहां रख दो तो 4/20 म्यू एस आपको यहां से मिल जाएगा। इस तरीके से था सेटअप। अगला सवाल चेन है, चेन का मास आपको और लेंथ आपको दी है, एक टेबल पे चेन को रखना है और आपसे देखिए क्या पूछ रहा है। चेन की टोटल लेंथ 6 मीटर है, कुछ हिस्सा टेबल पे है, कुछ हिस्सा हैंगिंग है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया है, मैक्सिमम लेंथ ऑफ द चेन हैंगिंग फ्रॉम द टेबल। ऐसे सवाल बहुत बार आए हैं। इस लेंथ को मैं x मान लेता हूं, ये वाली लेंथ हो जाएगी 6 माइनस x। कितना मैक्सिमम हैंग कर सकते हो ताकि फिसले ना। थोड़ी सी चेन धीरे धीरे आप आगे आगे करते जाओ तो एक पॉइंट पे पूरी नीचे गिर जाएगी, तो स्टेबल रखना है, नीचे नहीं गिराना है, रेस्ट पे रखना है। तो मैक्सिमम हैंगिंग पार्ट क्या हो ताकि चेन रेस्ट पे रहे। आइए इसे सॉल्व करते हैं। करेंगे कैसे, सबसे पहले हम इसको ना कैसे ऑब्जर्व कर रहे, देखो इस हिस्से का मास लेके एक डब्बा बना दो, ब्लॉक मान लो, फिर एक पुली के साथ रस्सी ले जाओ और यहां पे फिर से एक ब्लॉक मान लो, ठीक है। इस हिस्से का ये ब्लॉक हो गया, इस हिस्से का ये ब्लॉक हो गया, ठीक है। अब इनके मासेस क्या क्या लेंगे, तो देखिए मास दिया नहीं, 6 मीटर लेंथ का मास आप कैपिटल N मान लो, तो x का मास क्या होगा m/l इंटू एक्स, है ना। l के टर्म में भी ले सकते हैं, अगर मैं l लेंथ ले लूं तो l लेंथ का मास m, तो x लेंथ का मास m/l इंटू एक्स। एम आई राइट बच्चों, बेसिक यूनिटरी मेथड। अच्छा बताओ, l लेंथ का मास अगर m है, l माइनस x लेंथ का मास क्या होगा, तो यूनिटरी मेथड m/l इंटू l माइनस एक्स। दैट्स इट बच्चों। तो इसका मास क्या हो गया m/l इंटू एक्स जी, इसकी लेंथ थी x, और इसका मास क्या हो गया m/l इंटू l माइनस एक्स इंटू जी। ये नॉर्मल रिएक्शन, ये फ्रिक्शन। तो यहां का फ्रिक्शन जो है म्यू इंटू नॉर्मल, नॉर्मल इसके mg के बराबर, तो म्यू इंटू इसका mg, ये यहां का फ्रिक्शन है, और खींचने वाला फोर्स ये वाला फोर्स है। अगर ये फोर्स रोकने वाले फ्रिक्शन से बड़ा हो गया तो फिसल जाएगी, अगर रोकने वाला फ्रिक्शन बड़ा है इससे तो फिर ये स्टेबल रहेगी। ये आपको सोचना था। रेस्ट पे रखने की कंडीशन क्या हो गई, फ्रिक्शन जो है वो m/l xg से बराबर हो, ग्रेटर या लेस देन, ग्रेटर या इक्वल टू होना चाहिए। दैट्स इट बच्चों। चलो फ्रिक्शन की वैल्यू डाल देते हैं, म्यू 0.5 था, m/l इंटू l माइनस एक्स इंटू जी ग्रेटर देन इक्वल टू m/l एक्स जी। m/l g कट गया बेटा, ये 2 उधर चला गया, l माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2x, x आ जाएगा लेस देन इक्वल टू l/3, यानी x आ जाएगा, l बेटा 6 है तो 6/3 2, तो x की मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे हो गई 2 मीटर। यस, चलो बच्चे जल्दी से फटाफट अगला सवाल। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या बोल रहा है। सबसे पहले तो इंसेक्ट की देखो मैं आपको बात बता दूं, मान लीजिए ये आपका इंसेक्ट है, ठीक है। ये इंसेक्ट जब इधर चल रहा है ना, ठीक है, तो अपने साथ भी ऐसा होता है, इंसान में भी जब इस तरफ वॉकिंग हो रही है तो क्योंकि आप जमीन पे पैर पीछे की तरफ धक्का देते हो तो जमीन आपको आगे पुश करती है, तो आप वो जो आगे का फोर्स है वो फ्रिक्शन है। तो आपको ये मानना है कि जब आप आगे जा रहे हो तो फ्रिक्शन आगे। अब जब आप क्लाइंब कर रहे थे
ठीक है, ये बहुत स्टैंडर्ड सवाल है, काफी बार पूछा गया है। जब आप क्लाइंब कर रहे थे, ठीक है बेटा, यहां पे आ गए, सोचो यहां पे आ गए, तो फ्रिक्शन ऊपर और नीचे mg का कंपोनेंट होगा और फ्रिक्शन टेंजेंशियल लगता है। तो ऐसे सवालों में ना आप क्या किया करो, टेंजेंट बना लिया करो। और देखो टेंजेंट कैसा दिख रहा है, इंक्लाइन प्लेन जैसा दिख रहा है, तो टेंजेंट बना के इंक्लाइन प्लेन अज्यूम कर लिया करो। अब अगर इंक्लाइन हॉरिजॉन्टल से थीटा बनाता है, तो ये हमने पढ़ा है कि इंक्लाइन हॉरिजॉन्टल से थीटा बनाता है तो नॉर्मल वर्टिकल से थीटा बनाता है, यानी ये वाला एंगल थीटा हो जाएगा। तो अब इंसेक्ट की बात करते हैं कि इंसेक्ट का ऐसा क्या हो रहा है कि वो स्लिप हो जा रहा है। तो आप जब चल रहे थे तब तक आपका फ्रिक्शन सफिशिएंट था, ग्रिप बनी हुई थी, आप ऊपर जा रहे थे। एक पॉइंट के बाद क्या हुआ, फ्रिक्शन कम हो गया, mg sin थीटा ज्यादा हो गया, तो वो नीचे की तरफ फिसल गया। तो इसका जो मैक्सिमम एंगल है जो रीच हो सकता है, वो बताओ क्या होगा। वही तो आपकी परिभाषा है एंगल ऑफ रिपोज की, tan इनवर्स म्यू। ये आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए कि ये किस एंगल तक जाएगा, tan इनवर्स म्यू तक जाएगा। अगर ये नहीं भी याद था तो भी आपको ऐसे याद होता है mg sin थीटा और ये म्यू mg cos थीटा। इसे आप बैलेंस करोगे ना जब, तो म्यू इक्वल टू tan थीटा ऐसे भी आ जाएगा। जस्ट अबाउट टू स्लिप मतलब दोनों बराबर कर दीजिएगा। ठीक है बेटा, चलो तो अब आपके पास ये पता पड़ गया कि कितने एंगल थीटा तक आप जा सकते हो। कहां तक जा सकते हो आप tan थीटा म्यू तक ही जा सकते हो। अब आपने पूछा था हाइट कितनी जा सकती है, ये पूरी डिस्टेंस है स्मॉल आर, ये रेडियस भी स्मॉल आर है, आपसे ये हाइट पूछी है, ये एंगल थीटा आ चुका है। ठीक है, अब देखो बेटा ये ट्रायंगल देखो, ये अगर स्मॉल आर है तो इसका ये कंपोनेंट कितना होगा, ये होगा आर कॉस थीटा। अब देखिए कंप्लीट लेंथ कितनी है बेटा, आर, कैपिटल लेंथ पूरी लेंथ स्मॉल आर में से ये अगर माइनस करता हूं तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं h प्लस आर कॉस थीटा। तो हाइट यहां से बेसिकली क्या हो गई, आर माइनस आर कॉस थीटा। तो मैक्सिमम कितने एंगल तक जा सकता था tan इनवर्स में, मैक्सिमम कितनी हाइट जा सकता है डिस्टेंस में, आर माइनस आर कॉस थीटा। अब कॉस थीटा निकालना है तो देखो कैसे, tan थीटा अगर म्यू है ना, tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो म्यू 1, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो हाइपोटेनियस आ जाता है म्यू स्क्वायर प्लस 1, तो कॉस थीटा आ जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। आई बेटा बात समझ में, ये यहां रख देना, आर कॉमन ले लीजिए, 1 माइनस 1 अपॉन रूट 1 प्लस म्यू स्क्वायर। ये आपकी मैक्सिमम हाइट आ गई जहां तक वो जा सकता था। समझ गए, एक्स डिस्टेंस पूछते तो वो आर साइन थीटा होता है, ये वाला डिस्टेंस। तो इसलिए ध्यान से कि पूछा क्या है अगला सवाल। आप देखिए आपने एक ब्लॉक को जमीन पे फायर कर दिया है, तो इस पे जो फोर्स है ना वो बस फ्रिक्शन है, तो जो एक्सीलरेशन है वो फ्रिक्शन काइनेटिक बाय मास, और काइनेटिक फ्रिक्शन म्यू नॉर्मल। इस केस में नॉर्मल रिएक्शन आपका mg आ रहा है, तो म्यू mg अपॉन मास, देखिए एक्सीलरेशन होगा म्यू जी। ये बड़ा फेमस है, आपको याद होना चाहिए। जमीन पे ब्लॉक को खिसका दिया तो उसका एक्सीलरेशन तुरंत याद होना चाहिए, म्यू जी, एक्सीलरेशन म्यू जी। अब देखिए इनिशियल वेलोसिटी 5 है बेटा, आपने क्या बोला, डिस्टेंस बताइए फाइनली जब तक रेस्ट पे नहीं आ जाए। एक्सीलरेशन म्यू जी, म्यू दिया है 0.1, 0.1 इंटू 10 1, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में तो -1। पूछा है डिस्टेंस, बस v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as कर दीजिए बेटा, सिंपल हो गया सवाल, दैट्स इट। तो s आ गया आपके पास 12.5 मीटर। अगला सवाल आपके सामने, ये देखिए सवाल, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग है। वो लर्निंग क्या है समझना, आपने इस पे फोर्स लगाया वर्टिकल वॉल के साथ, देखिए x के साथ कंपोनेंट ले रहे हैं 100, x के साथ एंगल थीटा है 30 डिग्री, mg नीचे, मास कितना है इनका 3, 30 नीचे, नॉर्मल रिएक्शन इधर। अब बताओ फ्रिक्शन कहां पे, फ्रिक्शन लगेगा टेंजेंशियली, ऊपर लगाऊं फ्रिक्शन कि नीचे लगाऊं, चलो बताओ जल्दी से बताओ, फ्रिक्शन ऊपर लगाएं कि नीचे लगाएं, कहां लगाएं। तो ध्यान से सुनिए फ्रिक्शन कहां लगाएंगे, देखना पड़ेगा, एनालाइज करना पड़ेगा, टेंडेंसी देखनी पड़ेगी,
मन से मत लगा देना, सुनो सोचो समझो। 100 का इस तरफ कंपोनेंट 100 cos 30, वो बेटा आ जाएगा 50√3। cos 30 को √3/2 रखो। 100 का ऊपर कंपोनेंट 100 sin 30 आ जाएगा 50। तो इसके एफबीडी में ऊपर 100 sin 30 50, नीचे 30, इस तरफ 50√3 और इस तरफ नॉर्मल रिएक्शन। अभी फ्रिक्शन नहीं लगाया ना मैंने, अभी तो एनालाइज कर रहा हूं मैं। अब देखो आप, ड्राइविंग फोर्स ऊपर 50, नीचे mg 30, ऊपर का फोर्स ज्यादा है तो इसलिए फ्रिक्शन नीचे की तरफ लगेगा। सबसे पहली चीज ये समझना था। दूसरी चीज, फ्रिक्शन की वैल्यू म्यू इंटू नॉर्मल। म्यू कितना बेटा 1/4 इंटू नॉर्मल, देखिए बैलेंस करके आ जाएगा 50√3, ये हो गया 25/2√3। ये आपकी फ्रिक्शन की वैल्यू आ रही है। अब सुनना मेरी बात, यहां पे ये मैक्सिमम फ्रिक्शन है, ध्यान से, ये मैक्सिमम फ्रिक्शन है। फ्रिक्शन बोलेगा जरूरत पड़ी तो मैं यहां तक जा सकता हूं, लेकिन एक्चुअल जरूरत कितनी है रेस्ट पे रखने के लिए, वो बैलेंस करके आ रहा है। देखिए, इफ रेस्ट पे रखना है तो 50 इक्वल टू 30 प्लस फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शन की वैल्यू 20 ही है। और ये जो फ्रिक्शन मैक्सिमम है, आप सॉल्व करना, फ्रिक्शन मैक्सिमम 20 से ज्यादा आ रहा है। तो फ्रिक्शन मैक्सिमम 20 से ज्यादा दे सकता था। अपनी जरूरत कितनी है, नीड कितनी है, नीड तो 20 ही है, तो लगेगा कितना, 20 ही लगेगा डाउनवर्ड्स। आया बात समझ में? यहां पे बच्चे सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, यही टिक करके आ जाते हैं। ऑप्शन में म्यू इंटू नॉर्मल, बस ये टिक करके आ गए, एनालाइज नहीं करते हैं जरूरत कितनी है। इस तरीके से एनालिसिस करना है, फिर जवाब देना है, हमेशा ध्यान रखना। अगला सवाल ये देखिए आपके सामने, एक इंसान है जिसकी वर्टिकल भी यहां पे, यस ठीक है, एक इंसान है बेटा यहां पे जो वर्टिकली उसके हाथ में एक रस्सी है, यही रस्सी आगे जाके सिस्टम पे, जिस जमीन पे वो खड़ा है, जिस प्लेटफॉर्म पे, उससे कनेक्ट कर रही है। तो सोचो इंसान जोर से जब रस्सी खींचेगा तो क्या होगा, प्लेटफॉर्म को आगे धक्का लगेगा, आगे जाने की टेंडेंसी आएगी। सवाल क्या है देखिए, पूछा गया मेंस में, बॉय का मास दिया है 4 kg, प्लेटफॉर्म का मास दिया है 5 kg, आपसे पूछा है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया है 1/2 0.5, मैक्सिमम फोर्स, फोर्स जो लड़का लगा रहा है ना, वो बेसिकली टेंशन में चले जाएगा। जितना फोर्स रोप पे लगाओगे उतना ही रोप आप पे लगाएगी, एक्शन रिएक्शन, और रोप आप पे कितना लगाती है, टेंशन। तो बेसिकली जो बॉय ने फोर्स लगाया वो रस्सी में टेंशन हो जाएगा। ठीक है, अब आपसे पूछा मैक्सिमम फोर्स यानी मैक्सिमम टेंशन बताइए, ताकि ये पूरा सिस्टम रेस्ट पर रहे। इसको करने का सबसे अच्छा तरीका मैं बताता हूं, ये वाला सिस्टम और ये वाला सिस्टम हमेशा साथ में चलेंगे, इंसान और प्लेटफॉर्म वुड का साथ में है। तो अगर मैं इस पूरे को एक ही ऑब्जेक्ट मान लूं तो टोटल मास हो जाएगा 9 kg, नीचे आ जाएगा 90। अब देखिए एफबीडी, एक टेंशन प्लेटफॉर्म पे कनेक्टेड था, वो बना देंगे। अच्छा, एक टेंशन इंसान पे भी तो कनेक्टेड था ऊपर। अब इंसान और प्लेटफॉर्म दोनों एक सिस्टम है ना, तो इंसान पे जो टेंशन था वो भी ऐसे लगाना है, नॉर्मल ऊपर और जमीन का फ्रिक्शन इस तरीके से। दिस इज द सेटअप। अब आप चाहते हो जस्ट अबाउट टू स्टार्ट, जस्ट अबाउट टू स्टार्ट में याद रखना एक्सीलरेशन 0 करते हैं और फ्रिक्शन को लिमिटिंग लगाते हैं। ठीक है, जस्ट अबाउट टू स्टार्ट में क्या करते हैं, एक्सीलरेशन 0, फ्रिक्शन लिमिटिंग। तो जस्ट अबाउट टू स्टार्ट, पहले तो नॉर्मल रिएक्शन निकाल लो। तो नॉर्मल रिएक्शन सर यहां से हो गया 90 माइनस टेंशन, तो फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो गई, म्यू इनटू नॉर्मल। अब आप चाहते हो एक्सीलरेशन 0, मतलब ये दोनों फोर्स बराबर, तो टेंशन बराबर फ्रिक्शन, ये मैक्सिमम लिमिटिंग कंडीशन है। तो टेंशन इक्वल टू हाफ 90 माइनस टी। आइए इसे सॉल्व करिए फटाफट से। ये देखिए टेंशन इक्वल टू 2 उधर चला गया, तो ये 3t इक्वल टू 90, टेंशन इक्वल टू 30। यस, आए बेटा समझ में? तो ये टेंशन आपको
30 के बराबर आंसर देगा। दिस आंसर इज 30। दैट्स इट बच्चों। यहाँ पे गलती क्या होती है, एक तो नॉर्मल गलत निकाल लेते हैं, ठीक है, फ्रिक्शन ढंग से नहीं रखते, तो ये आपकी गलती है। कई बार बच्चे एफबीडी में भी गलत कर रहे हैं, ये वाला या ये वाला कोई एक टेंशन भूल जाते हैं, ये तो चलो याद आ जाता है, ये टेंशन भूल जा रहे हैं, तो इसलिए बहुत बड़ी गलती हो जाती है, एफबीडी गलत हो गया तो। अगला सवाल, ये आप देखना कितनी बार रिपीट हुआ ये सवाल। A given object takes n times to slide down 45-degree rough inclined plane as compared to when it slides down smooth। देखिए स्मूथ में आप नीचे गिरने में मान लीजिए टाइम लगाए t, स्मूथ में तेजी से गिरोगे, फास्ट गिरोगे तो टाइम लेस लगेगा। फिर क्या हुआ, आप रफ पे चले गए, जब आप रफ में गए तो सुनना आप ना धीरे हो गए, धीरे हो गए तो टाइम ज्यादा लगा, टाइम ज्यादा लगा, यही कह रहा है कि टाइम n टाइम्स लग गया। तो इससे मैं अगर t1 कहूं, इसे t2 कहूं, तो t2 जो है वो n टाइम्स t1 है, ये आपकी कंडीशन है। और आपसे पूछा है म्यू निकालिए, और म्यू का आंसर आपको n के टर्म्स में देना है। चलिए आइए ये मैं सवाल सिखाता हूं, फटाफट से करूंगी। चलिए तो सबसे पहले आप मान लीजिए इनिशियल वेलोसिटी 0 है, डिस्प्लेसमेंट लेंथ आप मान लीजिए l, एक्सीलरेशन मान लीजिए a। अब करिए ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अब इसे आप सॉल्व करेंगे ना तो टाइम आ जाएगा √2l/a। बस अब a लिखना है, ठीक है, a लिखना है। यहां पे देखिए एक्सीलरेशन स्मूथ में g साइन थीटा होता है, और यहां पे mg साइन थीटा नीचे तो लगा दिया आपने, बट फ्रिक्शन भी तो है, फ्रिक्शन कितना लगेगा, म्यू नॉर्मल, और नॉर्मल यहां पे होता है mg कॉस थीटा, तो ये हो गया म्यू mg कॉस थीटा। एक्सीलरेशन, तो एक्सीलरेशन देखो दिस माइनस दिस अपॉन मास, ये आ जाएगा g साइन थीटा माइनस म्यू g कॉस थीटा। अब दोनों के टाइम में एक्सीलरेशन अलग अलग आएगा, और इसमें मैं पुट करता हूं वैल्यू, तो देखिए कैसे हो रहा है सॉल्व। t2 बराबर n टाइम्स t1, √2l अपॉन g कॉमन साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा, है ना, ये सेकेंड केस का एक्सीलरेशन इक्वल टू n टाइम्स t1 √2l अपॉन g साइन थीटा। देखिए क्या क्या कट गया, 2l g कट गया, स्क्वायर कर दीजिए दोनों तरफ, तो आपको मिला है 1 अपॉन साइन माइनस म्यू कॉस इज इक्वल टू n स्क्वायर अपॉन साइन। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, चलिए साइन इक्वल टू n स्क्वायर साइन माइनस n स्क्वायर म्यू कॉस, इधर उधर ले जाइए चलिए, तो आपको मिलेगा n स्क्वायर म्यू कॉस इक्वल टू साइन n स्क्वायर माइनस 1। अब देखिए कॉस नीचे ले आइए, तो म्यू मिल गया साइन अपॉन कॉस टेन थीटा n स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर। टेन थीटा कितना है 45 डिग्री, 10 45 1, और इसको अलग अलग करके लिखो तो n स्क्वायर बाय n स्क्वायर 1 माइनस 1/n स्क्वायर, ये आपका आंसर है ऑप्शन 3। सेम सवाल कई बार कई एग्जामों में रिपीट हुआ है, तो इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट। ये देखिए 23 24 में आया था अभी सवाल, ये 23 में सेम सवाल है, सेम सवाल। आगे बढ़ते हैं, ये देखिए ये आप लोगों के लिए होमवर्क है बेटा, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, करके कमेंट करके मेरे को आंसर बताना, कमेंट में आपको आंसर हम दिखा देंगे। ये देखिए यहाँ पे एंगल बदल दिए, सेम सवाल है, बस लैंग्वेज बदली, एंगल बदल रहा है। देखिए 21 में बॉडी स्लाइड हो रही है स्मूथ पे 30 डिग्री पे, टी टाइम ले रही है, जब रफ पे इंक्लाइन हुआ तो अल्फा एन की जगह अल्फा टी हो गया, और आपसे पूछ रहा है अल्फा जो कांस्टेंट है 1 से बड़ा है, इसकी वैल्यू बताइए। यस, इस टर्म की वैल्यू आप बताइए, ये क्या है, द कोफिशिएंट ऑफ द प्लेन इज, ठीक है, ये आपका बेटा कोफिशिएंट है, म्यू की बात कर रहा है, ठीक है, तो द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज दिस। तो फ्रिक्शन का आप देखिए यहां पे अल्फा n स्क्वायर था, याद है, आप देखो तुरंत कर लोगे, n स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n स्क्वायर, मल्टीप्लाई में क्या था
टेन थीटा, एंगल देखिए क्या था। अब आप सोचो, मैंने हिंट दे दिया, होमवर्क के आंसर मेरे को बताना, ठीक है। चलो अगला सवाल, ये देखिए सेम वैसा ही सवाल है। अ बॉडी ऑफ मास m इज लॉन्च्ड अप ऑन अ रफ इंक्लाइंड प्लेन, रफ इंक्लाइंड प्लेन पे लॉन्च कर दिया है, 30 डिग्री आपका प्लेन है। द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन बॉडी एंड प्लेन इज √x/5, ये कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। और बोल रहा है टाइम ऊपर जाने का इज इक्वल टू नीचे आने के टाइम बाय हाफ से। देखिए कितनी बार इंक्लाइन प्लेन वाला फ्रिक्शन ये दिया है सवाल। तो आ जाओ ध्यान से समझना मेरी बात। यहां पे टाइम ऑफ एसेंट इज हाफ ऑफ टाइम ऑफ डिसेंट, द वैल्यू ऑफ एक्स इज। चलो देखो मैं आपको एक दो चीजें बता रहा हूं। जब आप ड्रॉप करते हो तो आपका जो टाइम होता है वो होता है √2h/g। बेसिकली टाइम होता है √2 डिस्टेंस बाय ए, ये आपका टाइम है, ठीक है। अगर आप ऊपर गए और उतना ही डिस्टेंस नीचे आए तो ऊपर जाने और नीचे आने का टाइम में फॉर्मूला सेम ही था बेटा, याद है। आप जब फायरिंग करते हो ऊपर जाते हो नीचे आते हो, दोनों केस में फॉर्मूला वही था, √2h/g, √2h/g। टाइम ऑफ एसेंट टाइम ऑफ डिसेंट सेम था। अब क्या हुआ, ऊपर जाते टाइम नीचे आते टाइम आपका एक्सीलरेशन अलग हो गया फ्रिक्शन के कारण। तो ये वाला टाइम होगा √2l/a1 और ये वाला टाइम होगा √2l/a2। बस ये ध्यान रखना था आपको। अब ऊपर जब जा रहे हो, तो एक्सीलरेशन क्या होगा, g sin थीटा भी नीचे और फ्रिक्शन भी नीचे। तो फ्रिक्शन का जो फैक्टर था μg cos थीटा वो भी नीचे। अच्छा अब जब नीचे आ रहे हो डाउन, तब g sin थीटा तो है सर नीचे, लेकिन फ्रिक्शन जो है μg cos थीटा वो ऊपर की तरफ लगेगा। तो एक्सीलरेशन यहां पे प्लस होगा, यहां पे माइनस होगा। तो आइए अब सिखा दिया मैंने, टाइम ऑफ एसेंट इक्वल टू हाफ टाइम ऑफ डिसेंट में वैल्यू रखते हैं। एसेंट में √2l/g साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा, ये आपका एसेंट का टाइम इक्वल टू हाफ, डिसेंट के टाइम में g साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा आ जाएगा। अब चलिए इसको सॉल्व करिए फटाफट। 2l कट जाएगा, स्क्वायर कर दीजिए दोनों साइड, g कट जाएंगे सारे, तो आपको मिलेगा साइन प्लस म्यू कॉस इज इक्वल टू 4 साइन माइनस 4 म्यू कॉस। एम आई राइट बच्चे? अब देखिए 4 म्यू कॉस को इधर ले आइए, 5 म्यू कॉस इज इक्वल टू 3 साइन। तो यहां पे म्यू आ गया 3/5 इंटू टेन थीटा। यस, अब देखिए थीटा क्या दिया था, 30 डिग्री, तो इसमें 10 30 रख दीजिए जल्दी से। तो ये आंसर है √3/5। ध्यान रखना कितना आसानी से कर लिया, बच्चे पता नहीं कहां उलझे रहते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। इसको √x/5 करना था तो x की वैल्यू आ गई 3। आया बेटा समझ में? चलो अगला सवाल फटाफट से पढ़ो। देखो जरा पढ़ो तो ये सवाल क्या समझ में आ रहा है। एक ब्लॉक है, स्टार्ट मूविंग अप इंक्लाइन प्लेन पे। अब यहाँ टाइम का रिश्ता था, अब यहाँ स्पीड का रिश्ता। देखो आपको क्या बोला है, हमने फायरिंग तो करी थी स्पीड v0 से, लेकिन जब वो वापस आया तो उसकी स्पीड हो गई थी v0/2। वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, जो काइनेटिक फ्रिक्शन का कोफिशिएंट है वो है I/1000 और अप्रोक्सीमेट इंटीजर वैल्यू ऑफ I आपको बताना है। ये आपका सवाल है। ऐसे सवालों में वर्क एनर्जी थ्योरम ज्यादा हेल्पफुल होती है। तो अब देखिए मैं आपको समझा देता हूं, जिन बच्चों ने अभी तक पढ़ा नहीं वर्क एनर्जी, वो इस सवाल को काइनेमेटिक्स से भी कर सकते हैं, आंसर सेम आएगा। आप वर्क एनर्जी से काम आपका थोड़ा सा आसान हो जाता है, तो वो मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा। वर्क डन टोटल इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी का चेंज तो दिख रहा है हमें। वर्क डन देखिए, आप ऊपर गए और नीचे वहीं आ गए तो mg का वर्क डन 0, तो इस पूरे रास्ते में वर्क डन फ्रिक्शन का है। अब देखिए x लेंथ आप ऊपर गए, सपोज मान लीजिए डिस्टेंस x गए,
तो फ्रिक्शन का वर्क डन म्यू mg cos थीटा, ये फोर्स है, इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये आपका हो गया फ्रिक्शन का वर्क डन। और ऊपर भी जा रहे हो नीचे भी आ रहे हो तो 2 बार, तो इनटू 2 और माइनस नेगेटिव इक्वल टू काइनेटिक फाइनल हाफ m v नॉट स्क्वायर, v नॉट बाई 2 का स्क्वायर, फाइनल काइनेटिक माइनस इनिशियल काइनेटिक। ये देखिए 1/8 माइनस 1/2, 3/8 माइनस 3/8 m v नॉट स्क्वायर माइनस 2 म्यू mg cos थीटा। मास कट गया, यहां से माइनस कट गया। म्यू आपसे पूछा है, म्यू देखिए क्या आ गया 3v नॉट स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 8 16 g cos थीटा। ये आपका म्यू आ चुका है, बस ठीक है। अब देखिए आपको क्या बोला था यहां पे, इंक्लिनेशन 30 डिग्री है। अब ये x डिस्टेंस भी तो था सर, इंटू x भी तो है, तो अपॉन में x भी तो आएगा सर, बिल्कुल सही कह रहे हो। अब x भी निकालना है, आ जाओ वो निकालते हैं। तो आपने इनिशियल स्पीड दी थी v नॉट, एक्सिलरेशन हो जाएगा इस टाइम पे g साइन थीटा प्लस म्यू g cos थीटा, यस ठीक है। और फाइनली वो जब जाएगा तो डिस्टेंस निकालेंगे, स्टॉप हो जाएगा। तो वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as करते हैं, अगर ये 0 हो गया तो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा u स्क्वायर बाई 2a का मेल्ट, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है स्टॉपिंग डिस्टेंस का। तो x इक्वल टू क्या आ गया बेटा हमारे पास, v नॉट स्क्वायर अपॉन 2g साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा। इसकी वैल्यू में इसमें अगर रख दूं तो देखिए क्या मिला, म्यू इक्वल टू 3v नॉट स्क्वायर अपॉन 16g cos थीटा, यही था बेटा, यस, इनटू x, x की वैल्यू v नॉट स्क्वायर बाई 2g साइन थीटा प्लस म्यू cos थीटा। तो यहां से देखिए v नॉट स्क्वायर कट गया, g से g कट गया, 3 2 जा 6, 6 बाई 16, यहां से 3/8 साइन थीटा प्लस 3/8 म्यू cos थीटा इज इक्वल टू म्यू, एक तरफ ले आइए तो म्यू कॉमन 1 माइनस 3/8 cos थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया यहाँ पे 3/8 साइन थीटा। एम आई राइट बच्चों? अब cos थीटा क्या है फटाफट से बताओ, 30 डिग्री। तो cos 30 यहां पे आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। यहां पे थोड़ी सी सॉल्विंग यहां पे करनी पड़ेगी। एक काम करें, और क्या कर सकते हैं सर यहां पे बताइए, यहीं पे cos थीटा रख दीजिए फटाफट से, जल्दी से करिए, यहीं पे cos थीटा रख दीजिए। तो ये √3/2 आएगा, है ना, और ये √3/2 आएगा, ठीक है ठीक है। आ जाओ एक बार फिर से ट्राई करते हैं। तो आपने v नॉट स्क्वायर से फायर किया था, तो x जो स्टॉपिंग डिस्टेंस था u स्क्वायर बाई 2g साइन थीटा प्लस म्यू cos थीटा, ठीक है बच्चे। इसी में मैं डाल देता हूं वैल्यू थोड़ा सा इजी करने के लिए। तो साइन 30 प्लस म्यू cos 30, ये 2 कट गया, तो ये आ गया v नॉट स्क्वायर अपॉन g 1 प्लस म्यू इंटू √3। ये आपका डिस्टेंस है, जितना डिस्टेंस आपने ऊपर की तरफ ट्रेवल किया। अब म्यू mg cos थीटा बेटा फोर्स था इंटू डिस्टेंस, और ऊपर नीचे जाना दोनों, ये आपका वर्क डन बाय फ्रिक्शन इक्वल टू 3/8 mv नॉट स्क्वायर। अब x की वैल्यू यहां पे रखिए, cos थीटा रखिए, देखिए यहां पे mv नॉट स्क्वायर कट जाएगा, g से g कट गया, 2 से 2 कट गया, तो आपको देखिए क्या मिल रहा है, म्यू √3 अपॉन 1 प्लस म्यू √3 इज इक्वल टू 3/8, यस। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, तो 8 म्यू √3 इज इक्वल टू 3 प्लस 3 म्यू √3, इसको इधर ले आइए तो 5 म्यू √3 इज इक्वल टू 3, तो म्यू देखिए आ रहा है √3/5। चेक कीजिएगा क्या यही सही है, इसको चेक कीजिएगा एक बार। और अगर इसकी वैल्यू अगर निकालेंगे, आप डिवाइड कीजिए 1.73 को डिवाइडेड बाय 5,
तो ये आ रही है अप्रोक्सीमेटली 0.346, और इसी को आपने किससे कंपेयर करना था, I/1000 से, तो I आपके सामने आ गया अप्रोक्सीमेटली 346 बेटा। यस, तो यहां पे आपका जो है ना, ये मैं हटा दूंगा, I की वैल्यू आ गई 346 आया। एक बार फिर से मैं बता दूं क्या करना है, हमें स्टॉपिंग डिस्टेंस निकालना है, तो यहीं पे थीटा रखने से थोड़ा इजी बन गया, और फिर स्टॉपिंग डिस्टेंस के बाद वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी करी, और बस हमने आंसर निकाल लिया। ठीक है, देखिए कितनी बार सेम पैटर्न पे रिपीट हुआ है ये सवाल, तो बहुत ध्यान से। अगला देखिए स्टेटमेंट वाइज सवाल, लिमिटिंग फ्रिक्शन ऑफ स्टैटिक डिपेंड्स ऑन एरिया। ये बेटा गलत है, याद रखना, फ्रिक्शन एरिया ऑफ कांटेक्ट पे डिपेंड नहीं कर रहा है। लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया, डिपेंड्स ऑन मटेरियल, ये सही है। तो स्टेटमेंट 1 गलत, स्टेटमेंट 2 सही, ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखिए यहां पे क्या है, इन द गिवन अरेंजमेंट डबली इंक्लाइन प्लेन है, 37 डिग्री 53 डिग्री है, तो cos 37 sin 37 cos 53 sin 53 याद होना चाहिए। The blocks are connected by light string passing over the ideal pulley as shown. Coefficient of friction between the surfaces is 0.25. म्यू जो है बेटा 1/4 है, इधर भी इधर भी। The value of small m बताना है, for which capital M equal to 10 kg will move down with acceleration 2. अगर ये 2 एक्सिलरेशन से नीचे जाएगा तो ये 2 एक्सिलरेशन से ऊपर जाएगा सर, है ना। यस, चलो आ जाओ जल्दी से करो फटाफट। तो देखो कैपिटल एम का एफपीडी बना दे, कैपिटल एम के एफपीडी में इस तरफ है mg sin 53, ऊपर टेंशन, और क्योंकि ये नीचे जा रहा है तो पीछे फ्रिक्शन, एक्सिलरेशन इस तरफ। एम आई राइट बच्चों, सही लिखी वैल्यूज, यस। और कैपिटल एम का मास है 10 kg। तो आइए वैल्यू निकालते हैं। इसमें सबसे पहले इसको mg sin 53, तो ये कितना हो गया 200, mg बेटा 100 होगा ना, एक जीरो ज्यादा लगा दिए, mg इंटू 4/5, ये हो गया बेटा 80, तो ये वैल्यू है 80। अब फ्रिक्शन की वैल्यू सर, फ्रिक्शन होगा म्यू नॉर्मल, नॉर्मल mg cos थीटा है, तो जल्दी से वैल्यू रखते हैं। फ्रिक्शन दिया था mg cos 53, ये हो गया 20, ये 5, ये हो गया 15, तो ये 15। तो इक्वेशन बनाइए, चलिए इसकी इक्वेशन क्या होगी, 80 माइनस टेंशन माइनस 15 फ्रिक्शन की वैल्यू इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कितना दिया था 2, यहां से देखिए टेंशन आ गया फटाफट, तो 80 माइनस 15 कितना हो गया बेटा 65, माइनस टी इक्वल टू 20, टेंशन यहां से आ गया 45। आया क्या बेटा समझ में, यस। अब टेंशन जब 45 आ चुका है तो स्मॉल एम के लिए जब बात करूंगा तो ध्यान से सुनना, स्मॉल एम के लिए क्या करें, स्मॉल एम के लिए mg sin थीटा इस तरफ, टेंशन इस तरफ, और क्योंकि ये ऊपर जा रहा है तो अब फ्रिक्शन नीचे और एक्सेलरेशन इधर, तो टेंशन माइनस म्यू mg cos 37 माइनस mg sin 37 इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। इसमें सारी वैल्यू रख देनी। टेंशन कितना था अपना 45, ये एंगल 37 है और एक्सेलरेशन 2 है, ठीक है। तो ये हो गया 2a, यहाँ पे स्मॉल m 10 इंटू 3/5, टेंशन 45 माइनस म्यू स्मॉल m g cos 37। देखिए कितना आसान बन गया, ये 4 से 4 कट गया, ये हो गया 2m, ये हो गया 6m, और ये उधर 2m, ठीक है बेटा 2m। तो 2 और 2 4 और 6 10, तो ये आपको मिला 10m इक्वल टू 45, यानी m मिल गया बेटा 4.5 kg। यस, तो दिस इज द आंसर। कौन से ऑप्शन से मिल रहा है, ऑप्शन 2 से। अगला सवाल देखिए आपका, ये कन्वेयर बेल्ट का सवाल है।
अब ध्यान से सुनना, कन्वेयर बेल्ट में क्या होता है। तो आपकी बेल्ट है, कंटिन्यूअसली मूव कर रही है। जब आप ब्लॉक को जेंटली इसके ऊपर रखते हो तो ब्लॉक की स्पीड क्या थी, 0। बेल्ट इसके नीचे से आगे जा रही थी, तो बेल्ट पे फ्रिक्शन पीछे, इस पे फ्रिक्शन आगे लगेगा। समझे? अब देखो ब्लॉक की बात करते हैं, तो एक्सीलरेशन क्या होगा, फ्रिक्शन अपॉन मास, फ्रिक्शन म्यू mg। तो इनिशियल वेलोसिटी ब्लॉक की 0 है, एक्सीलरेशन ब्लॉक का म्यू जी है। फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, ये आप बताओ मेरे को। फाइनल वेलोसिटी वेलोसिटी ऑफ बेल्ट के बराबर करोगे। जब ब्लॉक की वेलोसिटी बेल्ट की वेलोसिटी के बराबर हो जाएगी, तब जो स्लिपिंग हो रही थी वो बंद हो जाएगी और ब्लॉक बेल्ट के साथ ही चलने लगेगा। इसके बाद आइए सवाल पढ़ते। बैग इज जेंटली ड्रॉप और स्पीड इसकी दी थी 2, यानी फाइनल स्पीड आपको चाहिए 2। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है 0.4, 0.4 इंटू जी 4। इनिशियली बैग स्लिप्स ऑन द बेल्ट बिफोर इट स्टार्ट्स ड्यू टू फ्रिक्शन। ठीक है, इनिशियली स्लिपिंग होगी क्योंकि दोनों की वेलोसिटी अलग अलग थी। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैग ऑन द बेल्ट ड्यूरिंग स्लिपिंग, यही है स्लिपिंग वाला मोशन। स्लिपिंग के टाइम इनिशियल स्पीड 0 थी, एक्सेलरेशन म्यू जी, और जब तक फाइनल स्पीड 2 नहीं हो जाती स्लिपिंग चलती रहेगी। उसके बाद इसी स्पीड से बेल्ट के साथ वो कंटिन्यूस चलता रहेगा, फिर फ्रिक्शन का काम हो गया, फ्रिक्शन चला जाएगा। इस केस में डिस्टेंस पूछा है, तो आइए v स्क्वायर यू स्क्वायर 2s, और यहां देखिए 4 इक्वल टू 8s, s आ गया बेटा आपके पास हाफ, तो डिस्टेंस आ गया हाफ, यानी 0.5 मीटर। अगला सवाल देखिए कौन सा है। अगला सवाल आपके लिए एक होमवर्क क्वेश्चन है। ये आपके लिए एक होमवर्क क्वेश्चन है बेटा। ये देखिए आपसे 24 में पूछा था, ये एक होमवर्क क्वेश्चन है। इस गाड़ी पे पीछे की तरफ फ्रिक्शन है और इसका जो mg है वो नीचे है। तो mg नीचे बुला रहा है, फ्रिक्शन रोक के रखा हुआ है। आपसे इस सिस्टम का एक्सीलरेशन पूछा है। ये एक्सीलरेशन आपको निकाल के होमवर्क है, कमेंट करके आंसर बताना। अब ये सवाल आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जानना बहुत जरूरी है। ये सवाल एडवांस लेवल तक आ सकता है और मेंस कठिन हो तो भी ये पैटर्न आ सकता है। आपको क्या दिया है, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, यहां पे 0.4 है, यहां पे 0.4 है। मासेस इन तीनों के अलग अलग दिए हैं, ये सेटअप है, और वेज को धक्का दे रहे हैं। आपसे पूछ रहा है मैक्सिमम एक्सीलरेशन बताइए जिससे इस सिस्टम को आगे लेके जाएं, ताकि m1 m2 कैपिटल M के रिस्पेक्ट में स्लिप ना हो, और वो मैक्सिमम एक्सीलरेशन बताइए। एक बार पॉज करके खुद से सोचना है सवाल, पूरा पढ़ना ये सवाल, खुद से सोचना है सवाल, सॉल्व करना, और फिर मेरा अब सॉल्यूशन देखना। जब आप इसको बहुत फास्ट चलाओगे, क्योंकि मैक्सिमम एक्सीलरेशन है ना, फास्ट वाला सोचा है, तो जब बहुत फास्ट चलाओगे तो ये पीछे जाएगा और ये ऊपर आ रहा होगा। अब आप चाहते हो कि ये स्लिप ना हो, यानी जस्ट अबाउट टू स्टार्ट वाला मोशन है, तो रिलेटिव एक्सीलरेशन विथ रिस्पेक्ट टू कैपिटल M आपको 0 मानना है। ठीक है, और सारे FBD विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल M ही मानेंगे, यानी सूडो फोर्स लगाएंगे इस बार। ठीक है, सूडो फोर्स लगाएंगे। तो आइए देखिए कैसे लगेंगे सूडो फोर्स। सबसे पहले M1 का FBD बनाते हैं। M1 का मास है 10 kg, तो इस पे mg नीचे, नॉर्मल ऊपर, एम आई राइट बच्चों, टेंशन पीछे। ठीक है, टेंशन पीछे। अब इस पे फ्रिक्शन किधर, क्योंकि इस पे सूडो फोर्स लगेगा पीछे की तरफ। देखिए वेज आगे जा रहा है तो सूडो फोर्स पीछे, m1 इंटू ए, और एक्सेलरेशन बहुत ज्यादा है, सूडो फोर्स बहुत ज्यादा पीछे जाएगा, तो फ्रिक्शन इस तरफ लगेगा। ये सोचना था आपको। तो यहां पे देखिए रेस्ट पे रखना है, रिलेटिव एक्सेलरेशन 0 रखना है, मतलब अभी बैलेंस करिए। तो नॉर्मल 100, फ्रिक्शन म्यू इंटू नॉर्मल, यानी ये हो गया 40। चलिए बैलेंस करिए, तो m1 10 है ना, डू नॉट स्लिप, यस, m1 10 है, तो 10 A इज इक्वल टू टेंशन प्लस
40। ये हमारे पास एक इक्वेशन बनी। दूसरी इक्वेशन M2 की। M2 का मास कितना था बच्चे? देखो M2 का मास था नीचे की तरफ 50, ऊपर टेंशन, क्योंकि वो कैपिटल M से टच में है तो इसीलिए नॉर्मल रिएक्शन। और बताइए, और यहां पे सूडो फोर्स, तो कैपिटल M आगे जा रहा है तो सूडो फोर्स पीछे इस तरफ, और वो होगा मास इनटू एक्सीलरेशन, जिसका FBD उसी का मास। अब सोचिए इसकी टेंडेंसी क्या है। M1 अगर इधर जा रहा है तो M2 ऊपर जाएगा, तो ये ऊपर जाएगा तो इस पे फ्रिक्शन नीचे लगेगा, ये टेंडेंसी थी। चलिए ऊपर नीचे बैलेंस करिए, लेफ्ट राइट बैलेंस करिए। नॉर्मल होगा 5A, फ्रिक्शन होगा 0.4 इंटू नॉर्मल, ये आ जाएगा 2A। उसके बाद ऊपर नीचे बैलेंस, टेंशन इक्वल टू 50 प्लस फ्रिक्शन, तो टेंशन आ गया 50 प्लस 2A। ये आपकी दूसरी इक्वेशन, टेंशन को उधर रखो, सॉल्व हो गया तो आपको मिलेगा 10A इज इक्वल टू, टेंशन क्या था 50 प्लस 2A प्लस 40। एम आई राइट? यस। तो आप देखिए ये 2A उधर गया, 8A इक्वल टू 90, और एक्सिलरेशन आ गया 90/8। ये आपका आंसर है। अगर आप इसे डिवाइड करते हो तो 90/8 आ रहा है 11.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ध्यान रखना ये सवाल, ये बहुत अच्छा सवाल था। इसी में अब वेरिएशन सोचना, अगर मैक्सिमम की जगह मिनिमम पूछता तो इसके नीचे की टेंडेंसी आती जाने की, इसके आगे जाने की टेंडेंसी आती है, और फ्रिक्शन का डायरेक्शन बदल गया होता। तो देखिए मैक्सिमम मिनिमम की रेंज भी पूछ सकता था। मैक्सिमम में आपने फ्रिक्शन के जो डायरेक्शन लिए FBD में, मिनिमम के केस में फ्रिक्शन के डायरेक्शन उल्टे हो जाएंगे, टेंडेंसी ऑफ यहां पे मोशन उल्टी हो जाएगी, एक्सीलरेशन कम हो जाएगा, तो ये वाले फोर्स टेंशन का बड़ा हो जाएगा, इसका mg ज्यादा हो जाएगा। और ये ऐसे भी बनाया जा सकता है, डिपेंडिंग अपॉन की वैल्यूज क्या क्या है उस पर डिपेंड करेगा। तो बच्चों ये वाला सवाल आप अच्छे से देखिएगा। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली क्लास में। बहुत सारा प्यार, बहुत सारा आशीर्वाद। नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगले सेशन।